काउत्स्की ने मार्क्स को एक आम उदारवादी में कैसे बदल दिया। काउत्स्की ने अपने पैम्फलेट में जिस मूलभूत प्रश्न पर चर्चा की है वह सर्वहारा क्रांति का सार है, अर्थात सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। यह एक ऐसा प्रश्न है जो सभी देशों के लिए, विशेष रूप से उन्नत देशों के लिए, विशेष रूप से युद्धरत देशों के लिए और विशेष रूप से वर्तमान समय में सबसे अधिक महत्व रखता है। कोई अतिशयोक्ति के डर के बिना कह सकता है कि यह पूरे सर्वहारा वर्ग संघर्ष की मुख्य समस्या है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। काउत्स्की ने इस प्रश्न को इस प्रकार सूत्रबद्ध किया है: दो समाजवादी प्रवृत्तियों यानी बोल्शेविक और गैर बोल्शेविक के बीच का अंतर दो मौलिक रूप से भिन्न तरीकों के बीच का अंतर है, तानाशाही और लोकतांत्रिक। चलिए हम ये बात भी बता दें कि रूस में गैर बोल्शेविकों यानी मेंशेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियों को समाजवादी कहते समय काउत्स्की उनके नाम से निर्देशित थे, यानी एक शब्द से, न कि सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच संघर्ष में उनके वास्तविक स्थान से। मार्क्सवाद की कितनी अद्भुत समझ और अनुप्रयोग, लेकिन इस बारे में बाद में और बात करेंगे। फिलहाल हमें मुख्य बिंदु पर ही बात करनी चाहिए, यानी काउत्स्की की लोकतांत्रिक और तानाशाही तरीकों के बीच मौलिक अंतर की महान खोज। यही मामले का सार है, यही काउत्स्की के पैम्फलेट का सार है। और यह इतना भयानक सैद्धांतिक गड़बड़झाला है, मार्क्सवाद का ऐसा पूर्ण त्याग है कि काउत्स्की, ये स्वीकार करना होगा, बर्नस्टीन से कहीं आगे निकल गए हैं। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का सवाल सर्वहारा राज्य और बुर्जुआ राज्य के रिश्ते का सवाल है, सर्वहारा लोकतंत्र और बुर्जुआ लोकतंत्र के रिश्ते का सवाल है। कोई सोच सकता है कि यह बात बिल्कुल सीधी है, लेकिन काउत्स्की एक स्कूल मास्टर की तरह जो इतिहास की उन्हीं पुरानी किताबों को उद्धृत करते करते धूल की तरह सूख गया है, लगातार 20वीं सदी से मुंह मोड़ता है और 18वीं सदी से मुंह मोड़ता है, और 100वीं बार कई पैराग्राफ में अविश्वसनीय रूप से उबाऊ अंदाज में बुर्जुआ लोकतंत्र और निरंकुशता और मध्ययुगीनता के रिश्ते पर पुरानी बातें करता है। ऐसा लगता है जैसे वह नींद में चिथड़े चबा रहा था, लेकिन इसका मतलब यह है कि वह ये समझने में पूरी तरह विफल है कि क्या क्या है। कोई भी काउत्स्की के इस प्रयास पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता कि ये दिखाया जाए कि ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र के प्रति अवमानना और इसी तरह की अन्य बातें करते हैं। काउत्स्की इस तरह की बकवास का इस्तेमाल मुद्दे को उलझाने और भ्रमित करने के लिए करता है, क्योंकि वह उदारवादियों की तरह बात करता है, सामान्य रूप से लोकतंत्र की बात करता है, न कि बुर्जुआ लोकतंत्र की। वह इस सटीक वर्ग शब्द का उपयोग करने से भी बचता है और इसके बजाय पूर्व समाजवादी लोकतंत्र के बारे में बात करने की कोशिश करता है। ये बकवास करने वाला अपने पैम्फलेट का लगभग 1/3 हिस्सा, यानी 63 में से 20 पृष्ठ इसी बकवास में लगाता है, जो कि बुर्जुआ वर्ग को बहुत पसंद है, क्योंकि यह बुर्जुआ लोकतंत्र को अलंकृत करने के बराबर है और सर्वहारा क्रांति के सवाल को स्पष्ट करता है। लेकिन आखिरकार काउत्स्की के पैम्फलेट का शीर्षक है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। हर कोई जानता है कि यह मार्क्स के सिद्धांत का सार है, और बहुत सारी अप्रासंगिक बकवास के बाद काउत्स्की को सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पर मार्क्स के शब्दों को उद्धृत करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये सब किया वह हास्यास्पद था। इसे सुनिए, ये दृष्टिकोण जिसे काउत्स्की लोकतंत्र के प्रति अवमानना कहते हैं, कार्ल मार्क्स के एक शब्द पर आधारित है। ये वही है जो काउत्स्की ने पृष्ठ 20 पर शाब्दिक रूप से कहा है, और पृष्ठ 60 पर भी यही बात इस रूप में दोहराई गई है कि उन्होंने, बोल्शेविकों ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बारे में, जो कि शाब्दिक रूप से वह कहते हैं देस वोटचिन्स, अवसर पर उस छोटे से शब्द को याद किया है जिसका इस्तेमाल मार्क्स ने 1875 में एक पत्र में किया था। यहाँ मार्क्स का छोटा शब्द है, पूंजीवादी और साम्यवादी समाज के बीच एक दूसरे में क्रांतिकारी परिवर्तन का काल है। इसके अनुरूप एक राजनीतिक संक्रमण काल भी है जिसमें राज्य सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी तानाशाही के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले मार्क्स के इस शास्त्रीय तर्क को, जो उनकी संपूर्ण क्रांतिकारी शिक्षा को सारांशित करता है, एक शब्द और यहाँ तक कि एक छोटा सा शब्द कहना मार्क्सवाद का अपमान और पूर्ण त्याग है। यह नहीं भूलना चाहिए कि काउत्स्की मार्क्स को लगभग कंठस्थ जानते हैं, और उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसके अनुसार उनके डेस्क में या उनके दिमाग में कई पिंजरे हैं जिनमें मार्क्स द्वारा लिखी गई सभी बातें बहुत सावधानी से दर्ज की गई हैं, ताकि उद्धरण के लिए तैयार रहें। काउत्स्की को पता होना चाहिए कि मार्क्स और एंगेल्स दोनों ने अपने पत्रों के साथ साथ अपने प्रकाशित कार्यों में पेरिस कम्यून से पहले और विशेष रूप से उसके बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बारे में बार बार बात की। काउत्स्की को यह अवश्य जानना चाहिए कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का सूत्र,
बुर्जुआ राज्य मशीन को ध्वस्त करने के सर्वहारा वर्ग के कार्य का ऐतिहासिक रूप से अधिक ठोस और वैज्ञानिक रूप से सटीक सूत्रीकरण मात्र है, जिसके बारे में मार्क्स और एंगेल्स दोनों ने 1848 की क्रांति के अनुभव और उससे भी अधिक 1871 की क्रांति के अनुभव का सारांश प्रस्तुत करते हुए 1852 से 1891 के बीच 40 वर्षों तक बात की थी। मार्क्सवादी पंडित कौत्स्की द्वारा मार्क्सवाद के इस राक्षसी विरूपण को कैसे समझाया जा सकता है? जहां तक इस घटना की दार्शनिक जड़ों का सवाल है, ये द्वंद्ववाद के स्थान पर सारसंग्रहवाद और कुतर्कवाद के प्रतिस्थापन के बराबर है। कौत्स्की इस तरह के प्रतिस्थापन में माहिर हैं। व्यवहारिक राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अवसरवादियों यानी अंतिम विश्लेषण में पूंजीपति वर्ग के अधीनता के बराबर है। युद्ध के शुरू होने के बाद से कौत्स्की ने शब्दों में मार्क्सवादी और कर्मों में पूंजीपति वर्ग का अनुचर होने की इस कला में तेजी से प्रगति की है, जब तक कि वह इसमें पारंगत नहीं हो गए। इस बात पर और भी यकीन तब होता है जब कौत्स्की ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बारे में मार्क्स के छोटे शब्द की जिस उल्लेखनीय तरीके से व्याख्या की है, उसका परीक्षण किया जाता है। इसे सुने। दुर्भाग्यवश मार्क्स ने हमें यह विस्तार से नहीं दिखाया कि उन्होंने इस तानाशाही की कल्पना कैसे की। यह एक पाखंडी व्यक्ति का नितांत झूठा वाक्यांश है, क्योंकि मार्क्स और एंगेल्स ने हमें वास्तव में बहुत से विस्तृत संकेत दिए हैं, जिन्हें मार्क्सवादी विद्वान कौत्स्की ने जानबूझकर अनदेखा किया है। शाब्दिक रूप से तानाशाही शब्द का अर्थ लोकतंत्र का उन्मूलन है, लेकिन निश्चित रूप से शाब्दिक रूप से लिया जाए तो इस शब्द का अर्थ किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित एक व्यक्ति का अविभाजित शासन भी है, एक निरंकुशता जो केवल इस हद तक निरंकुशता से भिन्न है कि इसका अर्थ स्थायी राज्य संस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक क्षणिक आपातकालीन उपाय के रूप में है। शब्द सर्वहारा वर्ग की तानाशाही इसलिए किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक वर्ग की तानाशाही है, और यह वस्तुतः इस संभावना को समाप्त कर देता है कि इस संबंध में मार्क्स के मन में शब्द के शाब्दिक अर्थ में तानाशाही थी। यहाँ वे सरकार के किसी रूप की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं जो सर्वहारा वर्ग द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के बाद अनिवार्य रूप से उत्पन्न होगी। इस मामले में मार्क्स के मन में सरकार का कोई रूप नहीं था। यह इस तथ्य से साबित होता है कि उनका मानना था कि ब्रिटेन और अमेरिका में परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से यानी लोकतांत्रिक तरीके से हो सकता है। हमने जानबूझकर इस तर्क को पूरा उद्धृत किया है ताकि पाठक स्पष्ट रूप से देख सके कि सिद्धांतकार कौत्स्की किन तरीकों का उपयोग करते हैं। कौत्स्की ने इस प्रश्न को इस तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि इसकी शुरुआत तानाशाही शब्द की परिभाषा से हो। बहुत बढ़िया। हर किसी को किसी भी प्रश्न को जिस तरह से भी वह चाहे देखने का पवित्र अधिकार है। किसी को केवल एक गंभीर और ईमानदार दृष्टिकोण को एक बेईमान दृष्टिकोण से अलग करना चाहिए। जो कोई भी इस तरह से प्रश्न को देखने में गंभीर होना चाहता है, उसे शब्द की अपनी परिभाषा देनी चाहिए। तब प्रश्न निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से पूछा जाएगा। लेकिन कौत्स्की ऐसा नहीं करते। शाब्दिक रूप से वे लिखते हैं, तानाशाही शब्द का अर्थ लोकतंत्र का उन्मूलन है। सबसे पहले, यह कोई परिभाषा नहीं है। अगर कौत्स्की तानाशाही की अवधारणा की परिभाषा देने से बचना चाहते थे, तो उन्होंने इस सवाल के लिए यह विशेष दृष्टिकोण क्यों चुना? दूसरे, ये स्पष्ट रूप से गलत है। उदारवादी के लिए सामान्य रूप से लोकतंत्र की बात करना स्वाभाविक है, लेकिन एक मार्क्सवादी ये पूछना कभी नहीं भूलेगा, किस वर्ग के लिए? उदाहरण के लिए, हर कोई जानता है, और इतिहासकार कौत्स्की भी इसे जानते हैं, कि प्राचीन काल में दासों के बीच विद्रोह या यहाँ तक कि तीव्र आक्रोश इस तथ्य को तुरंत प्रकट करता था कि प्राचीन राज्य मूलतः दास मालिकों की तानाशाही थी। क्या इस तानाशाही ने दास मालिकों के बीच और उनके लिए लोकतंत्र को खत्म कर दिया? हर कोई जानता है कि ऐसा नहीं हुआ। मार्क्सवादी कौत्स्की ने ये राक्षसी रूप से बेतुका और असत्य बयान दिया क्योंकि वह वर्ग संघर्ष को भूल गया था। कौत्स्की के उदारवादी और झूठे कथन को मार्क्सवादी और सच्चे कथन में रूपांतरित करने के लिए ये कहना होगा, तानाशाही का अर्थ अनिवार्य रूप से उस वर्ग के लिए लोकतंत्र का उन्मूलन नहीं है जो अन्य वर्गों पर तानाशाही का प्रयोग करता है, बल्कि इसका अर्थ उस वर्ग के लिए लोकतंत्र का उन्मूलन या बहुत भौतिक प्रतिबंध जो कि उन्मूलन का एक रूप भी है जिस पर या जिसके विरुद्ध तानाशाही का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये कथन चाहे कितना भी सत्य क्यों न हो, ये तानाशाही की कोई परिभाषा नहीं देता। आइए कौत्स्की के अगले वाक्य का परीक्षण करें। लेकिन बेशक शाब्दिक रूप से लिया जाए तो इस शब्द का अर्थ किसी भी कानून द्वारा अप्रतिबंधित एक व्यक्ति का अविभाजित शासन भी है। एक अंधे पिल्ले की तरह जो पहले एक दिशा में और फिर दूसरी दिशा में बेतरतीब ढंग से सूंघता रहता है, कौत्स्की गलती से एक सच्चे विचार पर ठोकर खा गया, अर्थात तानाशाही किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित शासन है। फिर भी वह तानाशाही की परिभाषा देने में विफल रहा, और इसके अलावा उसने एक स्पष्ट ऐतिहासिक भूल की
अर्थात तानाशाही का अर्थ है एक व्यक्ति का शासन। ये व्याकरणिक रूप से भी गलत है, क्योंकि तानाशाही मुट्ठी भर लोगों या कुलीन तंत्र या एक वर्ग आदि द्वारा भी लागू की जा सकती है। इसके बाद कौत्स्की तानाशाही और निरंकुशता के बीच अंतर बताते हैं, लेकिन हालांकि वे जो कहते हैं वह स्पष्ट रूप से गलत है। हम इस पर विस्तार से नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह उस प्रश्न से पूरी तरह अप्रासंगिक है जो हमें दिलचस्पी देता है। हर कोई कौत्स्की की 20वीं सदी से 18वीं सदी की ओर और 18वीं सदी से शास्त्रीय पुरातनता की ओर मुड़ने की प्रवृत्ति को जानता है, और हम आशा करते हैं कि जर्मन सर्वहारा वर्ग अपनी तानाशाही प्राप्त करने के बाद उनके इस झुकाव को ध्यान में रखेगा और उन्हें किसी व्यायामशाला में प्राचीन इतिहास का शिक्षक नियुक्त करेगा। निरंकुशता के बारे में दार्शनिकता करके सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की परिभाषा से बचने की कोशिश करना या तो घोर मूर्खता है या बहुत ही अनाड़ी चाल है। परिणामस्वरूप हम पाते हैं कि तानाशाही पर चर्चा करने के लिए काउत्स्की ने बहुत सारे झूठ बोले, लेकिन कोई परिभाषा नहीं दी। फिर भी अपनी मानसिक क्षमताओं पर भरोसा करने के बजाय वह अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करके उन सभी उदाहरणों को निकाल सकता था जिनमें मार्क्स तानाशाही की बात करते हैं। अगर उसने ऐसा किया होता तो वह निश्चित रूप से या तो निम्नलिखित परिभाषा पर पहुंचता या फिर सार रूप से उससे मेल खाती परिभाषा पर पहुंचता। तानाशाही प्रत्यक्षतः बल पर आधारित शासन है और किसी भी कानून द्वारा अप्रतिबंधित है। सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी तानाशाही पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग द्वारा हिंसा के प्रयोग से जीता और कायम रखा गया शासन है, जो किसी भी कानून द्वारा अप्रतिबंधित होता है। ये सरल सत्य, एक ऐसा सत्य जो हर वर्ग चेतन कार्यकर्ता जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, न कि पूंजीपतियों द्वारा रिश्वत दिए गए निम्न बुर्जुआ बदमाशों के उच्च वर्ग का, जैसे कि सभी देशों के सामाजिक साम्राज्यवादी हैं, के लिए एक भाले की तरह स्पष्ट है। ये सत्य जो अपने उद्धार के लिए संघर्ष कर रहे शोषित वर्गों के हर प्रतिनिधि के लिए स्पष्ट है। ये सत्य जो हर मार्क्सवादी के लिए विवाद से परे है, उसे सबसे विद्वान श्री काउत्स्की से बलपूर्वक निकलवाना होगा। इसे कैसे समझाया जाए? बस उस दास्ता की भावना से जिससे दूसरे इंटरनेशनल के नेता, जो पूंजीपति वर्ग की सेवा में घृणित चाटुकार बन गए हैं, भरे हुए हैं। काउत्स्की ने पहले तो ये स्पष्ट बकवास घोषित करके हाथ की सफाई की कि तानाशाही शब्द अपने शाब्दिक अर्थ में एक व्यक्ति की तानाशाही को दर्शाता है, और फिर इस हाथ की सफाई के बल पर उन्होंने घोषित किया कि इसलिए एक वर्ग की तानाशाही के बारे में मार्क्स के शब्द शाब्दिक अर्थ में नहीं थे, लेकिन एक ऐसे अर्थ में जिसमें तानाशाही का अर्थ क्रांतिकारी हिंसा नहीं है, बल्कि बुर्जुआ ध्यान दे लोकतंत्र के तहत बहुमत की शांतिपूर्ण जीत है। अगर आप चाहें तो स्थिति और सरकार के स्वरूप के बीच अंतर करना चाहिए। यह एक अद्भुत गहरा अंतर है। यह मूर्खतापूर्ण तर्क करने वाले व्यक्ति की मूर्खता की स्थिति और उसकी मूर्खता के स्वरूप के बीच अंतर करने जैसा है। काउत्स्की को तानाशाही को प्रभुत्व की स्थिति के रूप में व्याख्या करना आवश्यक लगता है। ये वह शाब्दिक अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग वह अगले पृष्ठ 21 पर करता है, क्योंकि तब क्रांतिकारी हिंसा और हिंसक क्रांति गायब हो जाती है। प्रभुत्व की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी बहुमत खुद को लोकतंत्र के अधीन पाता है। इस तरह के धोखे के कारण क्रांति खुशी से गायब हो जाती है। हालांकि ये धोखाधड़ी बहुत ही भद्दी है और इससे काउत्स्की को कोई नहीं बचा सकता। कोई इस तथ्य को नहीं छिपा सकता कि तानाशाही एक स्थिति को पूर्वधारणा और निहितार्थ देती है, जो कि विद्रोहियों को इतनी अप्रिय लगती है। एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के विरुद्ध क्रांतिकारी हिंसा स्थिति और सरकार के स्वरूप के बीच अंतर करना स्पष्ट रूप से बेतुका है। इस संबंध में सरकार के स्वरूपों की बात करना तिगुनी मूर्खता है, क्योंकि हर स्कूली बच्चा जानता है कि राजशाही और गणतंत्र सरकार के दो अलग अलग स्वरूप हैं। श्री काउत्स्की को यह अवश्य समझाया जाना चाहिए कि पूंजीवाद के तहत सभी संक्रमणकालीन सरकार के स्वरूपों की तरह ये दोनों सरकारें बुर्जुआ राज्य के केवल रूपांतर हैं, यानी पूंजीपति वर्ग की तानाशाही। अंत में सरकार के रूपों की बात करना न केवल मूर्खतापूर्ण है, बल्कि मार्क्स का एक बहुत ही भद्दा मिथ्याकरण भी है, जो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से राज्य के इस या उस रूप या प्रकार की बात कर रहे थे, न कि सरकार के रूपों की। बुर्जुआ राज्य मशीन के बलपूर्वक विनाश और उसके स्थान पर एक नई राज्य मशीन की स्थापना के बिना सर्वहारा क्रांति असंभव है, जो एंगेल्स के शब्दों में शब्द के उचित अर्थ में अब राज्य नहीं है। हालांकि अपने विद्रोही रुख के कारण काउत्स्की को इन सब बातों को छिपाना और झूठा साबित करना पड़ा। देखो वह कैसी घिनौनी चालें चलता है। पहला छल, इस मामले में मार्क्स के मन में सरकार का कोई स्वरूप नहीं था। यह इस तथ्य से साबित होता है कि उनका मानना था कि ब्रिटेन और अमेरिका में परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से, यानी लोकतांत्रिक तरीके से हो सकता है। सरकार के स्वरूप का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कुछ राजतंत्र ऐसे हैं जो बुर्जुआ राज्य के विशिष्ट नहीं हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए जिनमें कोई सैन्य गुट नहीं है,
और कुछ गणराज्य हैं जो इस संबंध में काफी विशिष्ट हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए जिनमें एक सैन्य गुट और नौकरशाही है। यह एक सर्वविदित ऐतिहासिक और राजनीतिक तथ्य है और काउत्स्की इसे झूठा नहीं ठहरा सकते। अगर काउत्स्की गंभीर और ईमानदार तरीके से तर्क करना चाहते तो उन्होंने खुद से पूछा होता, क्या क्रांति से संबंधित कोई ऐतिहासिक नियम है जो अपवाद नहीं जानते? और जवाब होता, नहीं, ऐसे कोई नियम नहीं है। ऐसे नियम केवल विशिष्ट पर लागू होते हैं, जिसे मार्क्स ने एक बार आदर्श कहा था, जिसका अर्थ है औसत, सामान्य, विशिष्ट पूंजीवाद। इसके अलावा क्या 70 के दशक में कुछ ऐसा था जिसने इंग्लैंड और अमेरिका को इस मामले में असाधारण बना दिया था जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं? इतिहास की समस्याओं के संबंध में विज्ञान की आवश्यकताओं से परिचित किसी भी व्यक्ति के लिए ये स्पष्ट होगा कि यह प्रश्न अवश्य पूछा जाना चाहिए। इसे न पूछना विज्ञान को गलत साबित करने और कुतर्क करने के समान है। और प्रश्न पूछे जाने के बाद उत्तर के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है, सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी तानाशाही पूंजीपति वर्ग के खिलाफ हिंसा है, और इस तरह की हिंसा की आवश्यकता विशेष रूप से सैन्यवाद और नौकरशाही के अस्तित्व से होती है, जैसा कि मार्क्स और एंगेल्स ने बार बार विस्तार से समझाया है, विशेष रूप से फ्रांस में गृह युद्ध और इसकी प्रस्तावना में। लेकिन यह वास्तव में ये संस्थाएं हैं जो 70 के दशक में ब्रिटेन और अमेरिका में मौजूद नहीं थीं। जब मार्क्स ने अपनी टिप्पणियां की थीं, वे अब ब्रिटेन और अमेरिका में मौजूद हैं। काउत्स्की को अपने धर्मत्याग को छिपाने के लिए हर कदम पर छल कपट का सहारा लेना पड़ता है। और ध्यान दें कि कैसे उन्होंने अनजाने में अपनी दो फाड़ वाली छवि को धोखा दे दिया जब उन्होंने लिखा, शांतिपूर्वक यानी लोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही को परिभाषित करते समय काउत्स्की ने पाठकों से इस अवधारणा की मूल विशेषता अर्थात क्रांतिकारी हिंसा को छिपाने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है, ये शांतिपूर्ण और हिंसक क्रांतियों के बीच के अंतर का सवाल है। यही इस मामले का सार है। काउत्स्की को इन सभी छल कपटों, कुतर्कों और मिथ्याकरणों का सहारा केवल हिंसक क्रांति से बचने के लिए तथा इसके त्याग को, उदार श्रम नीति के पक्ष में अपने समर्पण को अर्थात पूंजीपति वर्ग के पक्ष में अपने समर्पण को छिपाने के लिए लेना पड़ता है। यही इस मामले का सार है। काउत्स्की इतिहासकार इतिहास को इतनी बेशर्मी से झूठा साबित करता है कि वह इस बुनियादी तथ्य को भूल जाता है कि एकाधिकार पूर्व पूंजीवाद, जो वास्तव में 70 के दशक में अपने चरम पर पहुंच गया था, अपने बुनियादी आर्थिक लक्षणों के कारण, जिसकी सबसे खास अभिव्यक्ति ब्रिटेन और अमेरिका में हुई थी, अपेक्षाकृत रूप से कहें तो शांति और स्वतंत्रता के लिए अधिकतम लगाव से प्रतिष्ठित था। दूसरी ओर साम्राज्यवाद यानी एकाधिकार पूंजीवाद, जो अंततः 20वीं सदी में ही परिपक्व हुआ, अपने बुनियादी आर्थिक लक्षणों के कारण शांति और स्वतंत्रता के लिए न्यूनतम लगाव और सैन्यवाद के अधिकतम और सार्वभौमिक विकास से प्रतिष्ठित था। शांतिपूर्ण या हिंसक क्रांति किस हद तक विशिष्ट या संभावित है, इस पर चर्चा करते समय इसे ध्यान में न रखना पूंजीपति वर्ग के सबसे साधारण नौकर के स्तर तक गिरना है। दूसरा छल, पेरिस कम्यून सर्वहारा वर्ग की तानाशाही थी, लेकिन इसे सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा चुना गया था, यानी पूंजीपति वर्ग को मताधिकार से वंचित किए बिना, यानी लोकतांत्रिक तरीके से। और काउत्स्की विजयी भाव से कहते हैं, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही मार्क्स के लिए थी, या मार्क्स के अनुसार एक ऐसी स्थिति जो अनिवार्य रूप से शुद्ध लोकतंत्र से उत्पन्न होती है, यदि सर्वहारा वर्ग बहुमत बनाता है। बी ओबरवीगेंडम प्रोलेटेरिएट एस 21। काउत्स्की का ये तर्क इतना मनोरंजक है कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में शर्मिंदगी से ग्रस्त हो जाता है, इस पर आपत्ति करने की क्षमता के कारण शर्मिंदगी। सबसे पहले ये सर्वविदित है कि फूल जनरल स्टाफ पूंजीपति वर्ग के ऊपरी हिस्से पेरिस से भागकर वर्सेल्स चले गए थे। वर्सेल्स में समाजवादी लुई ब्लांक था, जो वैसे काउत्स्की के इस दावे की झूठी पुष्टि करता है कि समाजवाद की सभी प्रवृत्तियां पेरिस कम्यून में भाग लेती थीं। क्या पेरिस के निवासियों को दो युद्धरत शिविरों में विभाजित करना हास्यास्पद नहीं है, जिनमें से एक ने पूंजीपति वर्ग के पूरे उग्रवादी और राजनीतिक रूप से सक्रिय हिस्से को सार्वभौमिक मताधिकार के साथ शुद्ध लोकतंत्र के रूप में अपनाया? दूसरे, पेरिस कम्यून ने बुर्जुआ सरकार के खिलाफ फ्रांस की मजदूर सरकार के रूप में वर्साई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जब पेरिस फ्रांस के भाग्य का फैसला कर रहा था, तो शुद्ध लोकतंत्र और सार्वभौमिक मताधिकार का इससे क्या लेना देना है? जब मार्क्स ने ये राय व्यक्त की कि पेरिस कम्यून ने बैंक को जब्त करने में विफल रहने की गलती की है, जो पूरे फ्रांस का था, तो क्या वह शुद्ध लोकतंत्र के सिद्धांतों और व्यवहार से आगे नहीं बढ़े? वास्तव में ये स्पष्ट है कि काउत्स्की ऐसे देश में लिख रहे हैं जहां पुलिस लोगों को भीड़ में हंसने से मना करती है, अन्यथा काउत्स्की उपहास द्वारा मारे गए होते। तीसरा, मैं श्री काउत्स्की को, जो मार्क्स और एंगेल्स को अच्छी तरह समझते हैं, एंगेल्स द्वारा पेरिस कम्यून के बारे में दिए गए निम्नलिखित मूल्यांकन को आदरपूर्वक याद दिलाना चाहूंगा, जो उन्होंने शुद्ध लोकतंत्र के दृष्टिकोण से किया था।
क्या इन सज्जनों, सत्ता विरोधी, ने कभी क्रांति देखी है? क्रांति निश्चित रूप से सबसे अधिक सत्तावादी चीज है। यह एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा आबादी का एक हिस्सा राइफलों, संगीनों और तोपों के माध्यम से दूसरे पर अपनी इच्छा थोपता है। ये सभी अत्यधिक सत्तावादी साधन हैं और विजयी पार्टी को अपने शासन को उस आतंक के माध्यम से बनाए रखना चाहिए जो उसके हथियार प्रतिक्रियावादियों में पैदा करते हैं। क्या पेरिस कम्यून एक दिन से अधिक समय तक चल पाता अगर उसने पूंजीपति वर्ग के खिलाफ सशस्त्र लोगों के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया होता? इसके विपरीत, क्या हम उस अधिकार का बहुत कम उपयोग करने के लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकते? ये रहा आपका शुद्ध लोकतंत्र। एंगेल्स ने उस घटिया निम्न बुर्जुआ सोशल डेमोक्रेट 40 के दशक के फ्रांसीसी अर्थ में और 1914-18 के सामान्य यूरोपीय अर्थ में का कितना मजाक उड़ाया होगा, जिसने वर्ग विभाजित समाज में शुद्ध लोकतंत्र की बात करना अपने दिमाग में ले लिया था। लेकिन इतना ही काफी है। काउत्स्की की सभी विभिन्न बेतुकी बातों को गिनाना असंभव है, क्योंकि उनका हर वाक्य धर्मत्याग का अथाह गड्ढा है। मार्क्स और एंगेल्स ने पेरिस कम्यून का बहुत विस्तृत तरीके से विश्लेषण किया और दिखाया कि इसकी योग्यता तैयार राज्य मशीनरी को तोड़ने, तहस नहस करने के इसके प्रयास में निहित है। मार्क्स और एंगेल्स ने इस निष्कर्ष को इतना महत्वपूर्ण माना कि यह 1872 में कम्युनिस्ट घोषणापत्र के अप्रचलित भागों में कार्यक्रम में उनके द्वारा पेश किया गया एकमात्र संशोधन था। मार्क्स और एंगेल्स ने दिखाया कि पेरिस कम्यून ने सेना और नौकरशाही को समाप्त कर दिया था, संसदवाद को समाप्त कर दिया था, उस परजीवी अतिवृद्धि राज्य को नष्ट कर दिया था, आदि। लेकिन ज्ञानी काउत्स्की अपनी नाइटकैप पहनकर शुद्ध लोकतंत्र के बारे में परीक्षा दोहराते हैं, जिसे उदार प्रोफेसरों द्वारा 1000 बार सुनाया गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रोजा लक्जमबर्ग ने 4 अगस्त 1914 को घोषणा की कि जर्मन सामाजिक लोकतंत्र एक बदबूदार लाश है। तीसरा छल। जब हम सरकार के एक रूप के रूप में तानाशाही की बात करते हैं तो हम एक वर्ग की तानाशाही की बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक वर्ग, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, केवल शासन कर सकता है, शासन नहीं कर सकता। ये संगठन या पार्टियां हैं जो शासन करती हैं। यह एक गड़बड़ है, एक घिनौनी गड़बड़, श्रीमान गड़बड़ सलाहकार। तानाशाही सरकार का एक रूप नहीं है, ये हास्यास्पद बकवास है। और मार्क्स सरकार के रूप के बारे में नहीं बल्कि राज्य के रूप या प्रकार के बारे में बात करते हैं। ये कुछ अलग है, पूरी तरह से अलग। ये कहना भी पूरी तरह से गलत है कि एक वर्ग शासन नहीं कर सकता। ऐसी बेतुकी बात केवल एक संसदीय मूर्ख ही कह सकता है, जो बुर्जुआ संसदों के अलावा कुछ नहीं देखता और सत्तारूढ़ दलों के अलावा कुछ भी नहीं देखता। कोई भी यूरोपीय देश काउत्स्की को शासक वर्ग द्वारा सरकार के उदाहरण प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए, मध्य युग में भूस्वामियों द्वारा उनके अपर्याप्त संगठन के बावजूद। संक्षेप में, काउत्स्की ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की अवधारणा को सबसे बेजोड़ तरीके से विकृत किया है और मार्क्स को एक आम उदारवादी में बदल दिया है, यानी वह खुद एक उदारवादी के स्तर पर गिर गया है जो शुद्ध लोकतंत्र के बारे में तुच्छ वाक्यांश बोलता है, बुर्जुआ लोकतंत्र की वर्ग सामग्री को अलंकृत और चमकाता है, और सबसे बढ़कर उत्पीड़ित वर्ग द्वारा क्रांतिकारी हिंसा के इस्तेमाल से कतराता है। सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी तानाशाही की अवधारणा की इस तरह व्याख्या करके कि उत्पीड़ित वर्ग द्वारा अपने उत्पीड़कों के खिलाफ क्रांतिकारी हिंसा को मिटा दिया जाए, काउत्स्की ने मार्क्स के उदारवादी विरूपण में विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विद्रोही बर्नस्टीन विद्रोही काउत्स्की की तुलना में अधिक पिल्ला साबित हुआ है।